नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 13 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नहीं मनाया जाता है। यह दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विंध्या रानी देवी ने IWF विश्व कप 2024 में कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड विंध्या रानी देवी विन एट द IWF वर्ल्ड कप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 कप। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक फुकेत थाईलैंड में आयोजित किया गया था यह टूर्नामेंट। गैर ओलंपिक महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए विद्या देवी ने कुल 196 किलोग्राम वजन उठाया और तीसरे स्थान पर रही। इन्होंने क्लीन एंड जर्क वर्ग में रजत पदक भी जीता था। एयर इंडिया द्वारा वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन हेड बाय एयर इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयराम षणमुगम। एयर इंडिया ने अपने विमान AI परिवर्तन कार्यक्रम के बीच 25 साल के उद्योग के अनुभवी जयराज षणमुगम को ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। 2025 से 2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से किसे चुना गया है? हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द टर्म 2025 to 30? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जगजीत पवाडिया। भारत के जगजीत पवाडिया को तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। इन्होंने प्रतियोगियों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए। भारत संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों के लिए भी चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1961 में नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन द्वारा 1968 में की गई थी। 5 साल की अवधि के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा कुल 13 सदस्य चुने गए हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में। किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के अनुष्ठान के लिए कन्यादान अनिवार्य नहीं है? विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट कन्यादान इजंट मैंडेटरी फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह संपन्न कराने के लिए कन्यादान आवश्यक नहीं है और केवल सप्तपदी ही एक आवश्यक समारोह है। किस भारतीय राज्य ने बूथ राब्ता नामक अभिनव चुनाव पहल शुरू की? विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द इनोवेटिव इलेक्शन इनिशिएटिव कॉल्ड बूथ राब्ता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब के मलेरकोटला जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल में बूथ राब्ता नामक एक विशेष वेबसाइट का शुभारंभ शामिल है, जिसका उद्देश्य जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना है। अस्ताना में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल एट द कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट इन अस्ताना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुपमा उपाध्याय। भारत के होनहार युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने 2024 कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मी 19 वर्षीय अनुपमा उपाध्याय ने साथी भारतीय ईशा रानी बरुआ को हराया। पुरुष एकल फाइनल में तेलंगाना के 22 वर्षीय एम थारून ने मलेशिया के सुनजुन वैन को हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज
30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। समुद्री डकैती रोधी अभियान के सफल संचालन के लिए किस आईएनएस को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? Which INS was awarded the on the spot unit citation for successful conduct of anti-piracy operations? The right answer is option number D. INS शारदा। भारतीय नौसेना के जहाज INS शारदा को समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। जहाज ने सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज के सभी 19 चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सैम पित्रोदा। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई किताब लिखी है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। दिल्ली में हरित आवरण बढ़ाने के प्रयासों के कारण किसे ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है? हु इज नोन एज द ग्रीन जज ड्यू टू हिज एफर्ट्स टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी। खबरों में क्यों है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी में वनों की सुरक्षा के लिए नियुक्त आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति वजीरी को शहर में हरित आवरण बढ़ाने
के लिए दिए गए आदेशों के कारण ग्रीन जज के रूप में जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सितार और तानपुरा के शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन स्टेट is renowned for the craftsmanship of sitars and tanpuras awarded GI tag? The right answer is option number C. महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से शहर मिराज के सितार और तानपुरा को संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है, जिसे प्रतिष्ठित जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इन वाद्य यंत्रों की शास्त्रीय संगीतकारों और फिल्म उद्योगों के पेशेवरों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है। तुलसी नरसंहार की 30वीं बरसी पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा फहराया गया? विच कंट्रीज फ्लैग हैज बीन होस्टेड ऑन कुतुब मीनार ऑन द 30th एनिवर्सरी ऑफ द तुलसी जेनोसाइड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रवांडा। 7 अप्रैल को रवांडा में सशस्त्र हुतू चरमपंथियों द्वारा किए गए नरसंहार के 30 साल पूरे हो गए। 7 अप्रैल 1994 को शुरू हुए 100 दिवसीय नरसंहार में लगभग 8 लाख लोगों की जान गई थी। दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू करने के लिए किन देशों ने हाथ मिलाया है? विच कंट्रीज हैव ज्वाइंट टू बिगिन देयर फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में शक्ति प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों से उत्पन्न खतरे के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण भी शामिल होगा। WHO के अनुसार 2022 में भारत में हेपेटाइटिस संक्रमण से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? अकॉर्डिंग टू WHO, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन इंडिया ड्यू टू हेपेटाइटिस इन्फेक्शन इन 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1.23 लाख। 9 अप्रैल 2024 को जारी WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वायरल हेपेटाइटिस रोग के सबसे अधिक प्रसार वाले देशों में से एक है। WHO ने 9 से 11 अप्रैल तक पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान रिपोर्ट जारी की। WHO ने 2030 तक दुनिया भर में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? हु हैज बिकम ब्रिटेन्स फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर टू इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिंडी कैमरून। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून को भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति यूके भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत द्वारा लंदन में अपना पहला उच्चायुक्त नियुक्त करने के 70 साल बाद आई है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? Apricot Blossom Festival 2024 has begun in which state or union territory? The right answer is option number D, लद्दाख। Apricot Blossom Festival लद्दाख की जड़ें लद्दाख के सांस्कृतिक इतिहास में गहराई तक फैली हुई है। खिलते खुबानी के पेड़ों के एक साधारण उत्सव के रूप में शुरू हुआ यह त्यौहार विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को शामिल करते हुए एक भव्य तमाशा बन गया है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को संगीत, खरीदारी, खेल और नृत्य के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करके इस स्थानीय परंपरा को लोकप्रिय बनाना है। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। भारतीय तटरक्षक जलीय स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? द इंडियन कोस्ट गार्ड्स एक्वेटिक स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत की गई। पहला जहाज कौन था इसका? ICGS कुठार। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन द मैन ड्रॉ मैच एट द मोंटे कार्लो मास्टर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल।
सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित ने 35वीं रैंकिंग वाले माटेओ अर्नोल्डी को हराया और मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। जैन धार्मिक नेता लोकेश मुनि को किस देश में राष्ट्रपति स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैन रिलीजियस लीडर लोकेश मुनि हैज बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका यूएसए में। जैन आचार्य लोकेश मुनि सार्वजनिक भलाई और मानवता में इनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। आचार्य लोकेश मुनि भारत में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 कहां आयोजित की जाएगी? वेयर विल द फर्स्ट एवर नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। लीग 2 चरणों में शुरू होगी, जिसका उद्घाटन चरण 30 अप्रैल से 9 मई तक रांची झारखंड में होगा। टूर्नामेंट के पहले चरण के सभी मैच मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू हैव पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कमांड हॉस्पिटल पुणे। कमांड हॉस्पिटल पुणे ने 2 पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी प्रक्रियाओं का पहला उदाहरण है। यह सिस्टम एक महंगा इम्प्लांटेड मेडिकल उपकरण है जो सुनने में अक्षमता वाले रोगियों के लिए डिजाइन किया गया है। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी इंक्लूडेड इन द पेरिस ओलंपिक्स जूरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। बिल्किस मीर, जो एक योग्य जूरी सदस्य हैं, पिछले साल चीन के झांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में जूरी सदस्य थीं। भारतीय सेना को किस देश में निर्मित 24 इग्ला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप प्राप्त हुई है? इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 24 इग्ला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के हिस्से के रूप में 24 रूस निर्मित इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत में घरेलू उत्पादन भी शामिल है। इस खरीद का उद्देश्य सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है, विशेष रूप से उत्तरी सीमा के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वोल्केनिज्म। कौन सा कथन सही है, यही चुनना है। विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट काफ़ी हद तक मैग्मा के तापमान पर निर्भर करते हैं, गलत है यह। लावा गुंबद तब बनते हैं जब मैग्मा की चिपचिपाहट बहुत कम होती है, यह भी गलत है। ज्वालामुखी भंवर वलय तब उत्पन्न होते हैं जब क्रेटर में एक छिद्र के माध्यम से जल वाष्प तेजी से छोड़ा जाता है, यह सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है, ओनली 3। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और दुनिया के सबसे सक्रिय और प्रतिष्ठित ज्वालामुखियों में से एक हवा में धुएं के छल्ले भेज रहा है, जिन्हें ज्वालामुखी भंवर छल्ले के रूप में जाना जाता है। अहोबिलम मंदिर परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अहोबिलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कथन सही है, यह बताना है। यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है, यह सही है। इसमें नल्ला माला वन के भीतर स्थित भगवान नरसिंहा के 9 मंदिर हैं, यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 दोनों सही है। खबरों में भी क्यों है? हाल ही में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित अहोबिलम मंदिर परिसर में आगंतुकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो 9 मंदिरों के अलावा पहाड़ की तलहटी में प्रहलाद वरदान का एक मंदिर भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन 1 है, चीतल, जिसे चित्तीदार हिरन या अक्ष हिरन के रूप में भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका के घास के मैदानों और जंगलों का मूल निवासी एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण शाकाहारी जानवर है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है यह। कथन 2 देखते हैं।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मुख्य वन्यजीव वार्डन वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से स्थानांतरण की अनुमति दे सकता है। कथन यह भी सही है, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं करता है इसकी। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यह तो सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह भी सही है। राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। न्यूज़ में भी क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने वित्तीय मॉनिटर में कहा है कि कुछ क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रामबाण नहीं थी। तीनों रिपोर्ट IMF द्वारा प्रकाशित की गई है। टोन्स नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोन्स रिवर। कौन सा कथन सही है यह बताना है। टोन्स नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से होता है, यह सही है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी सही है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में टोन्स नदी पर एक मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, नहीं, यह गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही है। पोंग बांध, जिसे ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर एक मिट्टी से भरा तटबंध है। इचारी बांध भारत के उत्तराखंड में डाकपत्थर से 13 किलोमीटर, मील में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मील उत्तर में टोन्स नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध या ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया रम्फीकार्पा फिस्टुलोसा किससे संबंधित है? रम्फीकार्पा फिस्टुलोसा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह चावल पर उगने वाला एक परजीवी खरपतवार है। अभी न्यूज में क्यों है? एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अफ्रीका में राइस वेम्पायर वीड यानी रम्फीकार्पा फिस्टुलोसा ने 1,40,000 से अधिक किसान परिवारों को प्रभावित किया और महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष $82 मिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।